हेलो एवरीवन। इकॉनमी की सीरीज़ में आज हम नीति आयोग देखेंगे। ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा जिसमें हम आपको ए टू जेड नीति आयोग के बारे में बताएंगे ताकि कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े नीति आयोग क्या चीज़ है। इससे पहले हम वेरियस टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, 5 ईयर प्लान डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है जितनी ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ये फ्री इनिशिएटिव है, फ्री कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनसीईआरटी, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। तो आज हम नीति आयोग का ए टू जेड देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या थे, कौन कौन इसके कंपोजिशन में होता है, इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, कौन कौन सी स्कीम चलाई है, कौन कौन सी इंडेक्स है, और कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये एमसीक्यूज़ है नीति आयोग से रिलेटेड, कुछ स्टेटमेंट दिए। क्या नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या उसके पास फंड एलोकेट करने की पावर है? क्या वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करता है अमंग? तो ये इसका आंसर लास्ट में हम देखेंगे। तो दो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, नीति आयोग क्या चीज है। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर देखेंगे तो नीति आयोग या नीति की फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब ये इंस्टीट्यूशन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमने नीति आयोग लाया। तो इसका रिप्लेस करने का जो मेन मोटिव था, हमारे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब जो एआई बेस्ड जो इनिशिएटिव हैं, जो इंडिया में मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया जो इनिशिएटिव हैं, इस तरह के इनिशिएटिव को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन को स्किल प्रोवाइड करना और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ताकि इंडिया के इनोवेशन में, इंडिया की ग्रोथ में सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ हमने जानी, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसे स्टेबलाइज कब किया गया। देखो, नीति आयोग को स्टेबलाइज किया गया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। प्लानिंग कमीशन जो 1950 के करीब बना था, उसे 2015 में रिप्लेस कर दिया गया 1 जनवरी में, और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का निर्माण हुआ। जैसे प्लानिंग कमीशन भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही स्टेचुटरी बॉडी थी। इसीलिए हम इसे नॉन स्टेचुटरी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी बॉडी नहीं कह सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, कोई आर्टिकल इससे रिलेट नहीं करता है, या फिर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। आर्टिकल को तो रिलेट किया जा सकता है क्योंकि नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होंगे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेट हो जाएंगे। मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बॉडी का जिक्र नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। स्टेचुटरी बॉडी क्यों नहीं है? स्टेचुटरी बॉडी इसलिए नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट ने किसी एक्ट से नहीं बनाया। जब कोई बॉडी किसी एक्ट से बनती है तो वो स्टेचुटरी बॉडी कहलाती है। जब वो बॉडी एग्जीक्यूटिवली बनाई जाती है, मतलब कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, पीएम के द्वारा, या उनकी ब्यूरोक्रेटिक विंग के द्वारा बनाई जाती है, तो उसे हम नॉन स्टेचुटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज यह हमने यहाँ पर जानी। देखो क्या होता था, प्लानिंग कमीशन में टॉप टू डाउन अप्रोच होती थी, जिसे कमांड और कंट्रोल अप्रोच कहते थे। इसका क्या मतलब है? जैसे क्या होता था, प्लानिंग कमीशन सेंट्रल लेवल पर होता था। भाई कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया, कैबिनेट ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ये स्कीम यहाँ इंप्लीमेंट होना चाहिए स्टेट्स में, ये बहुत अच्छी है। अब प्लानिंग कमीशन क्या करेगा? जो अपने स्टेट हैं, जैसे मान लो किसी की गवर्नमेंट है, ए बी सी गवर्नमेंट है, अब उनके अपने स्टेट की गवर्नमेंट, मतलब ए बी सी की गवर्नमेंट यूपी में है मान लेते हैं, तो वो अपने स्टेट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे देगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। कमांड करता था, मतलब ऐसा नहीं है कि डाउन टू बॉटम टू अप अप्रोच आ रही है कि भाई स्टेट्स को क्या क्या नीड है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना, उन प्रॉब्लम पे एनालिसिस करना ताकि न्यू इनोवेशन आए। तो नीति आयोग का मेन पर्पस यही था कि बॉटम टू अप अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, बॉटम टू अप अप्रोच होगी तो इससे क्या होगा, जो बॉटम में प्रॉब्लम है
वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, प्रधान की, और मनरेगा की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे मनरेगा में फंड उन्हीं के प्रधान के रिलेटिव्स को दे दिया जाता था। तो नीति आयोग ने इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है। तो बॉटम टू अप अप्रोच पर ध्यान दिया गया। तो इसने क्या प्रमोट किया? कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कम्पिटिटिव फेडरलिज्म वर्ड ये क्यों यूज हुआ? भाई एक स्टेट जो है अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो दूसरा स्टेट, नियर बाई स्टेट सोचेगा मेरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मनरेगा में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो होती थी, इसी को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता था और किस तरह से नीति आयोग ने इसमें कोऑपरेटिव और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मॉडल इंट्रोड्यूस किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताई कि किस तरह से नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है। इसको स्टेबलाइज कब किया गया ये मैंने बताया। कमांड एंड कंट्रोल टॉप टू बॉटम अप्रोच से हमने बॉटम टू अप अप्रोच अपनाई, जिसे कोऑपरेटिव और फेडरलिज्म के मॉडल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी बॉडी कौन होती है। इसे एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनाया यूनियन गवर्नमेंट ने और कोई एक्ट इसके लिए नहीं लाया गया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेटस की बात की हमने। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। पहली चीज, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे तो आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलेगा। मतलब कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना चाहिए और पार्टनरशिप प्रोवाइड करना चाहिए। आप एग्जांपल से समझ लो, जैसे मान लीजिए ये स्टेट है। अब स्टेट को इंटरनेट की बहुत जरूरत है। अब इंटरनेट के लिए बहुत लाख करोड़ का फंड चाहिए, लाइन बिछाना है, ग्राम प्रधान से कोऑपरेट करना है, वहां तक पहुंचाना है। तो इस तरह की अप्रोच जो स्टेट को जरूरत है, जहां इंडस्ट्री है, इंटरनेट नहीं जाना चाहिए, वहां पर जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, इसके लिए क्या करता था नीति आयोग? इनसे बॉटम से प्रॉब्लम को लेता था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेता था। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या करता था? सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री की सहायता से या फिर कैबिनेट की सहायता से या जो ब्यूरोक्रेटिक विंग है उसकी सहायता से क्या करते थे? इसको रिजॉल्व करते थे। तो उसमें फंड एलोकेशन की भी कोई सुविधा होती थी, मिनिस्ट्री से वो दिया जाता था। मगर नीति आयोग खुद फंड नहीं करता था। प्लानिंग कमीशन की ये खामी थी, प्लानिंग कमीशन डायरेक्टली जो मनमाना फंड दे देता था। मगर नीति आयोग कहता है कि हम एक थिंक टैंक है, हम थिंक टैंक है, आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे और डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेसिक ये बेसिक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है। कोई भी चीज है आप एग्जांपल से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि ये थिंक टैंक की तरह वर्क करता था और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह वर्क करता था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉलिसी को डिजाइन करता था, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का एजेंडा प्रोवाइड करता था नेशन के लिए। आपने लास्ट लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान को 2017 में खत्म कर दिया गया, मतलब उसको स्क्रैप कर दिया गया। उसका रीजन क्या बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? कि अब हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे कंजर्व किया जा सके और फ्यूचर जनरेशन को इंडस्ट्रियल लेड ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। तो ये सब बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो डेवलपमेंट एजेंडा को प्रमोट करना था इनका, डिजाइन और पॉलिसी और फ्रेमवर्क, और लॉन्ग टर्म गोल को प्रमोट करना था। इसीलिए क्या किया गया? 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया गया। इनोवेशन और इविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, मैंने बता दिया कि इविडेंस, बताइए भाई इंटरनेट इस स्टेट को जरूरत है, तो इविडेंस क्या है कि भाई इंटरनेट सच में इसे जरूरत है तो कोई मिनिस्ट्री इसे सपोर्ट करेगी, कोई इंस्टीट्यूशन इसे सपोर्ट करेगा, नीति आयोग नहीं डायरेक्ट फंड देगा, ये चीज गलत हो जाएगी। आगे क्या किया गया? इनको इंटीग्रेट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से और नेशनल पॉलिसी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको इंक्लूड किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट गोल क्या है कि फ्यूचर जनरेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करते हुए जो डेवलपमेंट एजेंडा होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है रिसोर्सेज आप अनलिमिटेड एसी चला रहे हैं, मेरे एसी की आवाज आई होगी आपको, अनलिमिटेड एसी नहीं चला सकते आप, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज का लॉस नहीं कर सकते, तो इसे कंजूसी नहीं बोलते हैं, इसे इन्वायरमेंट को कंजर्व करना कहते हैं। आप लाइट को कम से कम खर्च कीजिए, आप रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व कीजिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या किया गया, नेशनल पॉलिसी से इंटीग्रेट किया गया। अब आप कंपोजिशन देख लीजिए, ये कंपोजिशन आप यहाँ पर मिल सकता है आपको इजीली, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने मिंट के न्यूज़पेपर से डाउनलोड किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महारती हूँ, बस एक डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इजीली चीज़ें पा लें, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या होता है, अब कंपोजिशन में इनके चेयरपर्सन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो मेनली गाइड करते हैं। यहाँ पर चेयरपर्सन आपको देखने को मिले, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं पीएम के द्वारा, जो करंटली सुमन बेरी करके हैं। अब ये नाम यहाँ गलत भी हो सकता है क्योंकि मैंने भी इंटरनेट से फैक्चुअल नॉलेज निकाली है। देखो फैक्चुअल नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो, मगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए आपके पास अच्छा टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए गाइड कर रहा हूँ। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। फुल टाइम मेंबर एक्सपर्ट विद डोमेन नॉलेज, मतलब फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं और उनको एक्सपर्ट डोमेन नॉलेज होना चाहिए, मतलब इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में। मैंने बताया जिस तरह से किसी स्टेट को इंटरनेट की जरूरत है तो भाई फुल टाइम मेंबर चाहिए, उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन में, किस तरह से इंटरनेट वर्क करता है, तो बेसिक नॉलेज होगी तभी तो वो सपोर्ट कर पाएगा। पार्ट टाइम मेंबर अप टू 2 हो सकते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर 4 हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से होते हैं, जैसे क्या होता है वो उनके पास एक ऑफिस तो है ही है, वो दूसरा ऑफिस भी होल्ड करते हैं। जैसे हमारे एक्स ऑफिशियो क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जब जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं उसके बाद वो राज्यसभा के चेयरपर्सन बन जाते हैं। तो क्या हो गया, जैसे आपकी माँ के मामा, आपकी माँ के भैया जो है वो ऑटोमेटिकली आपके मामा हो जाते हैं। तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर का एग्जाम्पल हो गया। ये नॉमिनेट किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। और सीईओ भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मतलब चीजों को एग्जीक्यूट करता है, उसको भी अपॉइंट पीएम के द्वारा किया जाता है। फिक्स्ड टेन्योर होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो याद रखना है, जहां जहां इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ आपको याद होना चाहिए। स्पेशल इन्विटीज भी होते हैं, जैसे मान लो किसी एक्सपर्ट को इन्वाइट कर दिया, स्पेशलिस्ट को इनवाइट कर दिया, प्रैक्टिशनर को इन्वाइट कर दिया, तो इस तरह के स्पेशल इन्विटीज भी अपॉइंट किए जाते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं पीएम के द्वारा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में छोटा सा वर्ड लग के पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करके जरूर दूंगा, ठीक है। अब आगे क्या बताया, इंपॉर्टेंट फीचर, ये चीज अभी हमने डिस्कस की कि कैसे थिंक टैंक की तरह वर्क करता है। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता था, टॉप टू डाउन अप्रोच प्रोवाइड करता था। इसको खत्म करते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाया गया, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लाया गया, बॉटम टू अप अप्रोच को प्रमोट किया गया और थिंक टैंक की तरह अपने आप को प्रस्तुत किया। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीति आयोग प्रोवाइड नहीं करता है, कोऑर्डिनेट कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है, स्टेट लेवल की प्लानिंग को इनकरेज करता है और रीजनल काउंसिल बनाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे इस मैप में, अब यहाँ देख लो, तो देखो आप चेयरपर्सन टॉप पे हो गए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फिर वाइस चेयरपर्सन, फिर सीईओ, फुल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल जो है परमानेंट काउंसिल होती है, इसको ये याद रखना, गवर्निंग काउंसिल और रीजनल काउंसिल, इसीलिए यहाँ पर मैं रिटर्न आया हूँ। गवर्निंग काउंसिल परमानेंट होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी के, जहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं होता। जिस यूनियन टेरिटरी में, आप ऐसे समझ लो, जिस यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो वहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंट करेंगे उस यूनियन टेरिटरी को। तो गवर्निंग काउंसिल में किस तरह से गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाए इस पर बात होती है। रीजनल काउंसिल फॉर्म होती है नीड बेस पे, ये बहुत याद रखना। देखो इन्होंने भी ये येलो कलर दिया, क्यों येलो कलर दिया है कि रीजनल काउंसिल नीड बेस पे होती है। प्रीलिम्स में पूछ लेगा रीजनल काउंसिल क्या होती है, परमानेंट होती है, इसकी हर साल मीटिंग होती है, वहीं गलत हो जाए। तो प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं चेयरपर्सन कौन है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। स्पेशल इन्विटीज मैंने आपको बता ही दिया कौन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हमने डिस्कस की। अब
यूजेज डेटा ड्रिवन अप्रोच एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग वही है कि किस तरह से डेटा को यूज किया जाए और हम परफॉर्मेंस देख सकें स्टेट की। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स करके एक नीति आयोग के द्वारा लाई जाती है। ये यूपीएससी पूछता है इस तरह की ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिक की जाती है, हेल्थ इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स। तो इस तरह की इंडेक्स पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर बहुत फोकस करता है। आपके पास समय हो तो इन सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, ये जरूर पढ़ना आप। इंडिया से India@75, बिक्सी भारत @2047। ये जो आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपका माइंड बहुत इलेबोरेट होगा। जो लोग बिजनेस के फील्ड में हैं उनको तो इस पे गौर देना चाहिए, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी जो है आंसर राइटिंग में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये डॉक्यूमेंट आप पढ़े ना पढ़े, मगर इसकी समरी और इसका जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आगे बात की जाती है पिलर ऑफ नीति आयोग। देखो, पिलर ऑफ नीति आयोग में कुछ नहीं है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से कि कैसे प्रो प्यूपिल होना चाहिए, मतलब लोगों की जो बॉटम पे एस्पायरेशन है वो फिलफिल होना चाहिए। किसी गांव में इंटरनेट की जरूरत है वो पहुंचना चाहिए। किसी गांव में एग्रीकल्चर में खाद नहीं पहुंच रही है वो पहुंचना चाहिए। किसी गांव में जो है इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है तो वो पहुंचना चाहिए। इस तरह की प्रो पीपल पॉलिसी आती, प्रोएक्टिव है, पार्टिसिपेटिव है, सबको स्टेट को और एनजीओ को एक्सपर्ट को लेके चलता है। एम्पावर विमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए। इंक्लूसिव जो पिछड़ा वर्ग है, पुअरर सेक्शन है, उनमें इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। जो विमेन है उनको पीछे नहीं छोड़ना है, उनको आगे बढ़ाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट जो है एविडेंस पॉलिसी होना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर पिलर्स में नीति आयोग के आपके आ जाती है। मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो प्यूपिल, प्रोएक्टिव, पार्टिसिपेटिव, एम्पावरिंग, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और ट्रांसपेरेंट। ये वर्ड आपको अगर याद हो जाएंगे तो आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब की इनिशिएटिव देख लो। इस तरह के इनिशिएटिव यूपीएससी प्रीलिम्स में डालता रहता है। जैसे पूछेगा एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप सोचेंगे ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया होगा, गलत हो जाएगा, ये नीति आयोग ने करा। तो ये क्या है, देखो, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या है, कुछ स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलप्ड हैं उनको और डेवलप किया जाएगा, सॉरी पिछड़े हैं उनको डेवलप किया जाएगा। और डेवलप करने के रीजन क्या है, जो अगल बगल में जो डिस्ट्रिक्ट है वो एस्पायर हो उससे, मतलब उसको इंस्पिरेशन मिले, इंप्रूव हो। तो मेन पर्पस क्या रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट को इंप्रूव करो, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली पूछेंगे हम कैसे इंप्रूव हुए। तो मतलब यही है कि आप पड़ोस में अगर आईएएस बन जाते हो तो आपके पड़ोसी जो है आपसे खुश होकर आपको मिलने आएंगे और सोचेंगे हमारे बच्चे भी इसी तरह इंप्रूव करें। अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें मैंने बताया कैसे इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप स्किल लॉन्च की जा सकती है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान आया। पोषण अभियान में कैसे मल न्यूट्रिशन जो इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, स्टंटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, उसमें कैसे नेशनल लेवल पर पॉलिसी बनाई जाए, इसमें सब हेल्प करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के बारे में बताया। इंटरप्रेन्योरशिप, विमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, बैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एआई ऑल स्ट्रेटजी, मतलब एआई को कैसे हम अपने इंडिया में यूज कर सकते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई नेशनल लेवल पर कौन लॉन्च करता है, उसे नीति आयोग करता है। और इंटरनेशनल लेवल पर एमपीआई कौन लॉन्च करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे का एक अक्षर बता देता हूं, यू से स्टार्टिंग है उसकी। ठीक है, अब नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में आप डिफरेंस देख लो। नेचर क्या है, पॉलिसी मेकिंग करता था प्लानिंग कमीशन, फंड एलोकेट करता था। ये थिंक टैंक और एडवाइजरी की तरह करता है। फंड एलोकेशन में नीति आयोग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अप्रोच टॉप टू डाउन थी, इसकी बॉटम टू अप है, कई बार समझा दिया। फेडरलिज्म सेंट्रलाइज था भाई, ऊपर से चीजें आती थी और नीचे को जाती थी। यहाँ क्या है, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव है, बॉटम से चीजें आती हैं ऊपर को जाती हैं, ऊपर पे पॉलिसी फॉर्म होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। फंडिंग रोल, कंट्रोल और प्लान फंडिंग थी, नो फंडिंग एलोकेशन नीति आयोग के द्वारा। स्टेट रोल पैसिव होता है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, भाई स्टेट आओ अपनी प्रॉब्लम बताओ हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अब क्रिटिसिज्म देख लो आप। भाई एक बात बताओ, कोई भी इंस्टीट्यूट है उसका प्रॉज एंड कॉन्स जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि हम भक्त बन जाएंगे, नीति आयोग की तारीफ ही करते रहेंगे या प्लानिंग कमीशन की ही तारीफ ही करते रहेंगे, हम कांग्रेस के भक्त बन जाएंगे। हमें बैलेंस व्यू रखना है, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी, ताकि माइंड ओपन रहे। हमें पूछना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन क्यों फेल हुआ, प्लानिंग कमीशन क्यों रिप्लेस किया गया, ये क्यों वर्ड है ना आपकी जिंदगी बदल सकता है।
तो क्रिटिसिज्म देखेंगे तो ये स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो इसकी अथॉरिटी रिड्यूस होती है। मतलब कोई भी गाइडेंस देती है अगर स्टेट को, तो स्टेट नहीं मानती। मतलब मान लो किसी स्टेट में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ट्राइब्स के ऑटोनॉमी का वायोलेशन हो रहा है। अब नीति आयोग ने कहा कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो ट्राइब्स के ऑटोनॉमी को कंजर्व कर सके। आसाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आसाम क्या गया, अरे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है और इसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें इसको कोई भी फॉलो करने की जरूरत नहीं। ठीक है। लिमिटेड फाइनेंशियल पावर, भाई फाइनेंशियल पावर तो है ही नहीं, आप मिनिस्ट्री से जाके कहेंगे तो इससे भी प्रेशर कम आता है। ओवर डिपेंड, सेंट्रल लीडरशिप पे बहुत डिपेंड है भाई। प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि ऐसा कर दो तो कर दो, आपका मन हो रहा करने का नहीं कर सकते। कंसर्न पॉलिटिजाइजेशन बहुत हो रहा है और रिड्यूस ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी बहुत कम है। मतलब पॉलिटिकल पावर इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें स्ट्रांगनेस नहीं है, फॉलो अप एक्शन की जरूरत है। ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख लो, कौन सी इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा नहीं रिलीज की जाती है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की जाती है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स की जाती है, स्टेट एनर्जी इफिशिएंट इंडेक्स की जाती है, स्टेट फाइनेंस इंडेक्स नहीं की जाती। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, नीति आयोग नहीं करता। ये आप पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग के कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है। पहला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टेबलाइज किया गया था आर्टिकल 263 के अंदर। बिल्कुल सही। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कब ऐसा बताया? तो ये गलत हो गया यहाँ पर। इट इज पावर एलोकेट फंड, फंड करने की तो पावर है ही नहीं, ये तो छोड़ ही दो। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो प्रमोट करता ही करता है, तो तीसरा सही हो गया। तीसरा सही है। स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है, स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है और स्टेटमेंट 3 क्यों सही है, यहाँ बताया गया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जो अपने चैनल को बूस्ट कर सकें, इंस्टाग्राम पे पैसा दे सकें। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को दूर दूर तक पहुंचाइए और जिनको नीडी सेक्शन है उन तक ये चैनल पहुंचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।